हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के हमारे नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आने वाले जो क्लर्क का एग्जाम है सेक्रेट का, प्लस आपका जीओए और बाकी अदर एग्जामिनेशन जिसमें साइंस टॉपिक पूछा जाता है, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वेरियस एग्जामिनेशन जो एचपी हमीरपुर कंडक्ट करवा चुका है, वहाँ से हम ये क्वेश्चन लेते हैं और इनको हम प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ। अब देखिए, जो हमारी सक्सेस है, सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब जो हमें सफलता मिलती है वो एक हमारे जो छोटे छोटे एफर्ट होते हैं जो हम डेली बेसिस पे लगाते हैं, चाहे वो पढ़ने की बात हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। तो वही जो स्टेप आप डेली बेसिस पे अगर आप 2 या 3 घंटे दे रहे हैं, अगर वही 2 या 3 घंटे आप जो है नेक्स्ट 60 डेज़ या 90 डेज़ के लिए जो है करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जीओए क्लर्क का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं लास्ट के 10 दिन ही जो है तैयारी करके एक यूट्यूब पे देखूंगा वीडियो जो कि 2-3 घंटे का होगा पर सब्जेक्ट का, और उसको मैं देख के ही चला जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस को डिवाइड करके आप ऐसा करिए, सुबह उठिए, अपने पहले एक नोटबुक लेना है और उसमें जो है अपने आज का जो आपके जो स्टेप्स है आपने लेने हैं जो, ठीक है, तो उसको आप नोट डाउन करिए डायरी के अंदर, और उसको जो है आपने फॉलो करना है कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, जैसे मर्जी करूँ जब मर्जी करूँ। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो अपना गोल, और तभी जो है आप सक्सेस पा पाएंगे इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है। जैसे आपका पिगी बैंक रहता है, पिगी बैंक में आप पैसे डालते रहें और एक बार उसको बाद में तोड़ेंगे जब वो फुल हो जाएगा, तो लमसम अमाउंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो लमसम अमाउंट है वो है सक्सेस की फॉर्म में मिलेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इन द एयर। और यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो ब्रास होता है ना, वो आपका डिस्कलर्ड यानी कि फेंट हो जाता है कुछ समय के बाद हवा में रहते हुए, क्योंकि हवा की प्रेजेंस में वो रहेगा, हवा में रहेगा। हवा में रहने का मतलब ये है कि ब्रास को अगर आप खुली हवा में बाहर रख देंगे कहीं पे, तो कुछ देर बाद वो जो है, कुछ दिनों बाद वो डिसकलर्ड फेंट हो जाएगा उसका कलर। तो ये किस गैस की वजह से होता है? तो एयर में एक गैस होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो है ब्रास का कलर फेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल पूछ रहा है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये होता है आपका ब्रोमाइन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रोमाइन। तो इस तरह के फिजिक्स से जो है या फिर केमिस्ट्री से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपने जर्नल साइंस करना है, आपने न्यूमेरिकल वगैरह जो है हार्ड साइंस नहीं पढ़नी है, क्योंकि क्लर्क जीओए के एग्ज़ाम में या फिर कोई एक साइंस बेस्ड एग्ज़ाम जो नहीं है उसमें आपको जर्नल साइंस पूछा जाता है। सिंपल आपको पढ़ के जाना है, ये फ्री के मार्क्स रहते हैं, बिलीव मी, अगर आप इसको इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं। क्लोरोफिल इज ए नेचुरल अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। तो किस मेटल में जो है आपको क्लोरोफिल दिखता है? जब भी आपको क्लोरोफिल वर्ड दिख जाए दोस्तों, तो वो आपको मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मैग्नीशियम। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमेलगम विद अदर मेटल। ऐसा मेटल जो कि एमलगम, एमलगम का मतलब होता है जो कि दूसरे मेटल के साथ जो है क्या बनाएगा, एक मिक्सचर बनाएगा। तो ये मरकरी के साथ, मरकरी जो मेटल होता है दूसरे ये मिक्सचर बनाता है बाकी मेटल्स के साथ मिलके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगे होते हैं उसमें कौन सी गैस फिल की गई होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो उसमें जो गैस होती है वो मेनली क्या होती है? नाइट्रोजन। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो घर का इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें नाइट्रोजन गैस ही होगी, और भी गैसेज इसमें होती हैं, जैसे कि आपकी जो नियोन गैस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, नियोन गैस आपको देखने को मिल सकती है, क्रिप्टॉन गैस जो है आपको देखने को मिल सकती है, आर्गन गैस भी कई बार जो है बल्ब्स में डाली जाती है।
ठीक है। लेकिन पहले के जो बल्ब हुआ करते थे ना, उसमें कोई गैस नहीं हुआ डाली जाती थी, वो वैक्यूम, उसके अंदर पूरा वैक्यूम होता था। जब भी बल्ब जो है आप नीचे फेंकेंगे तो आवाज़ आएगी, ठक से आवाज़ आएगी, क्योंकि वो अंदर से एम्प्टी है, और जब वो टूटेगा तो गैस जो है बाहर से उसको एंटर जब करेगी तो वो आवाज़ निकालेगी। लेकिन आज के बल्ब्स में ऐसा नहीं होता। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है अंदर लगा हुआ, वो किससे बना होता है? तो वो आपका टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो टंगस्टन से बना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को जो है प्रभावित नहीं करती है। तो मीथेन हमने पिछले वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया था, रिवीजन हो जाएगा आज आपका। मीथेन करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टॉप 6 जो हमारे जो है मटेरियल जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में मदद करते हैं, वो है वाटर वेपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है? क्या वो गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, या फिर प्लेटिनम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे अर्थ के ऊपर। द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल? जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि जहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसे टाइप का कोल जिसमें आपको प्लांट मटेरियल देखने को मिलते हैं, ठीक है, डेड एंड डिके प्लांट मटेरियल देखने को मिलते हैं, वो पीट होता है। और पीट की क्वालिटी अगर हम बात करें, ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, लोएस्ट क्वालिटी का कोल होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट क्वालिटी का कोल को क्या बोलते हैं, तो उसको एंथ्रासाइट बोलते हैं, इसकी क्वालिटी सबसे हाई होती है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। टेट्राइथाइल लेड जो होता है ये किस में यूज होता है? तो टेट्राइथाइल लेड जो यूज होता है वो आपके पेट्रोल एडिटिव में यूज होता है, यानी कि पेट्रोलियम में जो है, पेट्रोलियम में इसका यूज किया जाता है, किसका? टेट्राइथाइल लेड का। नेक्स्ट इज थायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? लीवर के पास होता है, स्प्लीन में, लैरिंक्स में, या फिर किडनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैरिंक्स में होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनाटोमी हमारी, तो ये जो पार्ट है ये आपको दिख रहा है, ये हड्डी वाला, ये लैरिंक्स बोलते हैं इसको। और इसके ठीक नीचे होता है ये थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, जैसे आपने थायराइड वर्ड सुना ही होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड आपके ये ठीक नीचे होता है। और नीचे की जो हमारी हड्डी जो नीचे जा रही होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैचिया। क्या बोलते हैं? ट्रैचिया बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट जो हमारे गले के हैं, नेक के हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेप्टाइल विद 4 चैम्बर्ड हार्ट? देखो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो हमारे 4 चैम्बर है। जो हमारा हार्ट है ना ह्यूमन बॉडी का, वो हमारा 4 चैम्बर्ड का है। लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल है जो कि रेंगने वाला है, जैसे आपका स्नेक हो गए, लिजर्ड्स हो गई, ठीक है, ये सारे, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, जो रेंगने वाले जो जीव आपको देखने को मिलते हैं उनको रेप्टाइल बोलते हैं। और इनमें से जो है जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो है क्रोकोडाइल। बाकी इन सब के 2 या 3 जो है आपके चैम्बर्ड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड होता है, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। सेटिंग सन ऑफन लुक्स ओवल इन शेप बिकॉज? देखिए, जब सूर्य अस्त होता है तब वो ओवल शेप में दिखाई देता है। ओवल शेप जैसे अंडे की शेप होती है, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन इफेक्ट देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन ऑफ रेज ऑफ सन पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे जहाँ पे भी दिख जाएगा ना, तो वहाँ पे आपका वो आंसर हो जाएगा। ड्यू टू रिफ्रैक्शन की आपको जो है, जब अर्थ जो सन है आपका जो अस्त होता है, सनसेट होता है जब आपका, वो ओवल शेप का दिखता है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे। द पुलिस यूज डॉग्स फॉर डिटेक्टिव वर्क बिकॉज? देखो, पुलिस कुत्तों को आप नोटिस करेंगे डे बाय डे लाइफ में कि वो डिटेक्टिव काम के लिए कुत्तों को इस्तेमाल करते हैं।
तो क्या कारण रहता है? क्या उनकी आई शार्प होती है, आई साइट शार्प होती है? वो तो होती ही है। दे कैन रन वेरी फास्ट, दे कैन हेयर अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर दे आर इजिली ट्रेनेबल। सबसे बड़ी बात जो है वो जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं। अब आपने कई बार सुना, देखा भी होगा, नोटिस किया गया होगा कि अगर आपको कुछ पता ना चले कि आसपास क्या जो है हरकत हुई है, लेकिन आपके कुत्ते को जो है ज़रूर पता चल जाएगा, उसको आवाज़ आ जाएगी, छोटी सी आवाज़ भी उसके कानों तक पहुंचती है। जब भी आप देखेंगे दिवाली के वक्त, आपका डॉगी जो होगा कहीं कहीं ना कहीं छुपेगा, अंदर छुपेगा, क्योंकि उसको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इसलिए जो है हम कुत्तों का इस्तेमाल इस चीज़ में करते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। विच इज़ ए सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, और इस वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा कि हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया कोज होता है जो कि नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन के, तो आपको हीमोफीलिया हो जाता है। अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आपका खून जो है बहता रहेगा जब आपको कोई इंजरी होगी। ओके, सो ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली इफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन। अब न्यूक्लियर रेडिएशन जब फैलेगी, मान लो कल को वॉर हो जाती है और न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया जाता है, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, ठीक है, भगवान ना करे यार कि ऐसा कभी हो, लेकिन अगर हुआ तो देखिए न्यूक्लियर रेडिएशन से जो है हमारा स्किन सबसे पहले जो है खराब होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, न्यूक्लियर रेडिएशन जो आपकी स्किन को इफेक्ट करेगा सबसे पहले। कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन। कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं? तो कन्वेक्स मिरर आपका जो व्हीकल होते हैं, गाड़ी के शीशे होते हैं, या फिर आपके स्कूटर, बाइक, या फिर आपकी स्कूटी है, कोई भी व्हीकल आप ले लीजिए, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, पीछे देखने वाला, उसमें जो आपका कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। कनकेव मिरर का कहाँ पे होता है? कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो आप घरों में अपने शीशा देखते हो, ठीक है, नॉर्मली जो आपने घरों में बाहर वॉश बेसिन के साथ रखा होगा, वो कौन सा मिरर होता है? वो आपका कनकेव मिरर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हम जैसे डे टू डे लाइफ में जो है घरों में यूज़ करते हैं देखने के लिए, जैसे राइट शेविंग करने के लिए जो यूज़ होता है वो आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है। विच इज़ यूज एज ए एंटा एसिड। तो एंटा एसिड होते क्या है? एंटा एसिड जो है, जो कई बार आप देखते हैं कि आपको इनडाइजेशन होगा, आपके पेट में जलन होती है क्योंकि एसिडिटी बन जाती है, एसिड बन जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके एंटा एसिड। तो एंटा एसिड जो है इसमें से क्या यूज़ होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है यहाँ पे यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे। विच मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। इलेक्ट्रिक हीटर कभी ना कभी आपने यूज़ किए होंगे, या फिर अभी भी सर्दियों में आप यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी तो सर्दियाँ नहीं है, खैर मतलब सर्दियों में आप यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो आप ये देखते हो ना, तारें जो होती हैं, ठीक है, जो जलती हैं जब आप उसको ऑन करते हो और वो जगती है, तो वो जो है आपकी किस से बनी होती है, किस मटेरियल से? तो वो नाइक्रोम से बनी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन बी3 के बारे में है कि विटामिन बी3 को जो है हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो देखो केमिकल नेम जो है वो आपको पूछ रहा है। तो नियासिन बोलते हैं बी3 को, थायमिन किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं, और बाइटन किसको बोलते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर लिया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है केमिकल नेम जो है क्या रहते हैं विटामिन के। ओके, तो इसका आंसर जरूर काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप लोग जो है बिल्कुल अटेंटिवली वीडियो को देखते हैं और जो है समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है इस यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है स्कर्वी। यहाँ पे क्या चीज़ है? ये आपकी डिसीज़ है। ठीक है, ये डिसीज़ है, और ये जो है उसका ट्रीटमेंट है। कैसे ट्रीट
किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोलता है कि स्कर्वी जो है, जो कि आपकी एक स्किन की डिजीज़ है, राइट। सो स्कर्वी जो है गम्स, सॉरी, जो आपका गम्स में जो है स्वेलिंग हो जाती है, राइट, ब्लीडिंग ऑफ गम्स जिसको आप बोलते हो, तो वो स्कर्वी जो है वो किससे ट्रीट की जा सकती है? थायमीन। तो थायमीन किसका केमिकल नेम है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने पिछली क्वेश्चन में भी ये पूछा है, एक बार ही आपको इसका आंसर देना है। तो देखो स्कर्वी जो ट्रीट की जा सकती है ना, वो विटामिन सी से ट्रीट की जा सकती है, और विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये गलत हो गया। फिर ट्यूबरक्लोसिस बोलता है कि टीबी जो ट्रीट किया जा सकता है वो एटीएस के थ्रू किया जा सकता है। अब एटीएस क्या होता है? ये होता है एंटी टेटनस सीरम। ठीक है, क्या होता है? एंटी टेटनस सीरम होता है। तो देखो ये तो टेटनस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, तो ये रेसिप्रोकल कर दिया गया है। ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए बीसीजी का इस्तेमाल होता है। ये जो उल्टा सीधा कर दिया इन्होंने, ये होता है बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। क्या होता है बीसीजी का मतलब? बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। तो ये बीसीजी जो किसमें ट्रीटमेंट में यूज होता है? टीबी में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में, टीबी को ट्रीट करने के लिए बीसीजी का यूज होता है। टेटनस को ट्रीट करने के लिए एटीएस का यूज होता है, एंटी टेटनस सीरम। तो ये दोनों गलत हो गए। आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विन का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछा जा रहा है कि हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये हमारे जो दांत होता है उसका जो इनेमल वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो सबसे ऊपर टॉप वाला जो वाइट पोर्शन होता है आपका, ठीक है, वो आपका इनेमल ही होता है। आपके जो दांत होता है उसका टॉप मोस्ट जो रहता है ना, वो आपका इनेमल बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर डेंटिन होता है, गम होता है, पल्प होता है, बोन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इनेमल आपको पूछता है, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट हाईली मिनरलाइज सब्सटेंस इन द बॉडी। और ये एक टिश्यू है, ना कि एक बोन है। बोन नहीं होता, ये टिश्यू है इनेमल, राइट, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। विच ऑर्गन इज मेन डाइजेस्टर एंड ऑब्जर्वर ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? मेन डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? मेन जगह पे। और उसको फूड को एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए बोलने को तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन दो जो है टाइप की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो असल मायने में छोटी होती है देखने में, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है देखने में, राइट। तो आपका जो खाना वगैरह जो पचता है, मेन डाइजेस्टर जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई। तो लेजी आई किस डिसऑर्डर को बोलते हैं? तो लेजी आई बोलते हैं हम एम्ब्लियोपिया को। एम्ब्लियोपिया को जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, एम्ब्लियोपिया, इसको लेजी आई बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये कब होता है? जब आप छोटे होते हैं, जब अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, तब जो है आपको ये देखने को मिलेगा। व्हेन नर्व पाथवेज बिटवीन द ब्रेन एंड आई आर नॉट प्रॉपर्ली स्टिमुलेटेड। जब आपकी जो नर्व्स होती हैं और जो आपके ब्रेन्स के साथ जो उसका कनेक्शन होता है आई का, वो प्रॉपर्ली स्टिमुलेटेड नहीं होता है, तब आपको ये होता है। अब ये तो हो गया, लेजी आई इसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा आता है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपको लेंस से टॉपिक आता है या फिर आई से टॉपिक आता है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को मैं पहले बता दूं, इसको दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अब हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये है कि जब आप जो है पास के सब्जेक्ट को नहीं देख पाते। सो यहां पे आप लिख लीजिए कांट सी क्लोज ऑब्जेक्ट्स। जब भी आप पास की चीजों को ढंग से नहीं देख पाते उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। और मायोपिया कब होता है? इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। अब ये होता है जब आप जो है यू कांट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स जब आपको सही से नहीं दिखाई देते तो उसको हम मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया जो है अर्ली एज में होता है, और हाइपरमेट्रोपिया जब हम बूढ़े वगैरह हो जाते हैं तो उस केस में आप देखते हैं जब बूढ़े वगैरह अखबार पढ़ते हैं तो क्या है वो आप स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
तो मायोपिया जो है अर्ली एज में होता है, हाइपरमेट्रोपिया बाद में होता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग साइटेडनेस किसको बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस से आप इजीली ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि आप लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब ये है कि आप दूर की चीज़ें देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख सकते। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया का मतलब ये है कि आप पास की चीज़ें तो देख पाएंगे लेकिन दूर की चीज़ों को आप नहीं देख पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको ट्रीट करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं हाइपरमेट्रोपिया के लिए। अगर मायोपिया का पूछता है तो मायोपिया के लिए जो यूज़ होता है वो आपका कॉन्केव लेंस यूज़ होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैंने आपको सभी बता दिए हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सी भी है, सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी दोनों आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको साइटोलॉजी ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। सेल बायोलॉजी तो नाम से पता चल जाता है कि ये होगा, लेकिन साइटोलॉजी प्रॉपर मैनर में इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे सी भी है ऑप्शन में, तो बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था गाइज आज का वीडियो जिसमें हमने जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आप मुझे जो है मोटिवेशन के तौर पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, राइट। एंड आप आपका क्या सजेशन है आगे के वीडियोस को लेकर, वो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट्स पे आपको वीडियो चाहिए उस पर भी मैं लेके आऊँगा। जैसे आपके ज्योग्राफी का है, ठीक है, टिल आपका क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी का सेक्शन, पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, तो उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर के तो हमारे रहेंगे ही। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नहीं ले पाए क्योंकि पिछले कल भी जो है हमारा साइंस का लेक्चर नहीं हो पाया था, तो आज हम साइंस का लेक्चर लेके आए हैं। तो इसी तरह से वीडियोस चलते रहेंगे। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पीडीएफ के लिए जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ पे जाके उसको काइंडली चेकआउट कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ज्वाइन बटन आएगा, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना। और फेसबुक पे भी मैं शेयर करूँगा वीडियोज़ के लिंक वगैरह, मैं टेलीग्राम पे प्लस फेसबुक पे शेयर करता रहता हूँ, उसको भी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।